Good morning to all of you students. In previous class, we studied conservation of resources. Today, we will see land utilization and land use pattern. छात्रों, जो लैंड रिसोर्सेस है, भूमि संसाधन है, हम भूमि पर रहते हैं। बहुत सारे क्रियाकलाप जो आर्थिक क्रियाकलाप है, सारे आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, विविध उपयोग करते हैं। तो निश्चित रूप से इस संसाधन को हम प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में रखते हैं, या हम यह कहें कि भूमि संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है। यह भूमि संसाधन मानव जीवन के लिए कितना उपयोगी है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है, तुम इससे भली भांति परिचित हो। जो भूमि संसाधन है, इस पर उच्चावच हैं पर्वत, पठार, मैदान। पर्वत जो माउंटेन है, वह कुल जो क्षेत्रफल है भारत का, उसके 30% पर माउंटेन फैला हुआ है, जिसमें कुछ ऊंचे पर्वत हैं, हिमाच्छादित चोटियां हैं, जो सालों भर उस पर उसके अपर स्लोप पर हिम छाया रहता है, और वही हिम के कारण, हिमाच्छादित पर्वत के कारण उससे नदियां निकलती है, जो पेरेनियल रिवर है, 12मासी नदी है, जिसके कारण हमें सालों भर जल मिलता रहता है। और जो नदियों पर बांध बनाकर बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों हैं जिसमें पीने के काम में उस पानी को हम लाते हैं। अब दूसरी और से जो भी कुछ कम ऊंचे पर्वत हैं, और फिर उससे भी कुछ कम हो जाए, 3 तरह के पर्वत हमें दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद आता है मैदानी भाग। मैदानी भाग भी 43% पर मैदान है। यह मैदानी भाग जो है, यह मानव जीवन के लिए कितना उपयोगी है, वह किसी से छुपी हुई नहीं है। इस पर हम फसलें उगाते हैं, रेलवे लाइन बिछाते हैं, सड़कें बनाते हैं, और यह सड़क बनाने के लिए, रेलवे लाइन बनाने के लिए यह आदर्श दशा उपस्थित करता है। बिना फसल का मानव जिंदा कैसे रहेगा? तो अधिकांश फसलों का उत्पादन हम मैदानी क्षेत्रों में ही करते हैं। इसके बाद आते हैं पठारी भाग। यह भी किसी से कम नहीं है। यह जो पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्रों में विभिन्न शैल संरचना के कारण खनिजों का भंडार है। उदाहरण के लिए जो छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ 38 टाइप्स ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिजों का भंडार है। इस तरह भारत के जितने भी पठारी क्षेत्र हैं, वह सब खनिजों से भरा पड़ा है। तो मैदानी क्षेत्र 43% पर फैला हुआ है, और जो पर्वतीय क्षेत्र है वह 30% पर फैला हुआ है, और जो पठारी भाग है, प्लेटो रीजन है, वह 27% पर फैला हुआ है। तुम जो स्क्रीन पर देख रहे हो, जो ग्रीन कलर में स्क्रीन पर तुम देख रहे हो, ग्रीन कलर, वह रिप्रेजेंट करता है मैदानी क्षेत्र का, और जो येलो कलर है वह है प्लेटो रीजन का, पठारी क्षेत्र का, और जो
ब्राउन कलर है वह माउंटेन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो लैंड यूज पैटर्न और लैंड यूटिलाइजेशन, इन दोनों को समझने के लिए मैं तुम्हारे स्कूल से एक एग्जाम्पल देता हूँ। तुम केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 बीकानेर के छात्र हो और केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 बीकानेर का जो लैंड है वह 11 एकड़ है। अब इस लैंड को अपनी सुविधा के अनुसार केंद्रीय विद्यालय संगठन का प्रशासन ने उसको यूटिलाइज किया है। जब विद्यालय में तुम प्रवेश करते हो, दाहिनी ओर तुम्हें एक बहुत बड़ा पार्क दिखाई पड़ता है। यह बड़ा अट्रैक्टिव है। विद्यालय ने अपनी सुविधा के लिए जो बाहरी लोग आते हैं वह प्रसन्न रहे, वह विद्यालय की ओर आकर्षित हो, उसके लिए बनाया गया है। लेफ्ट साइड में जो विद्यालय में छात्र आते हैं, स्टूडेंट आते हैं बाहर से, उनके लिए जो वाहन से आते हैं, ऑटो से आते हैं, बस से आते हैं, उनको रखने के लिए एक ग्राउंड बनाया गया है। बहुत बड़ा भाग पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग से लेकर क्लासरूम तक एक बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है, उसका उपयोग हुआ है। कुछ लैंड ऐसे हैं जिस पर टीचर का रेसिडेंस बनाया गया है, वह सेटलमेंट में है, वहाँ भी सेटलमेंट है। विद्यालय के पीछे एक बहुत बड़ा ग्राउंड बनाया गया है जो फुटबॉल का ग्राउंड है, फिर वॉलीबॉल का ग्राउंड है, खो खो ग्राउंड है, बास्केटबॉल कोर्ट है, विविध तरह के बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड बनाए गए हैं। मैं कहना यह चाहता हूँ कि जो 11 एकड़ लैंड है वह सुविधा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार उस लैंड का विद्यालय प्रशासन के द्वारा यूटिलाइज किया गया है। छात्रों, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भारत का एरिया है। इस पूरे भूभाग को यूटिलाइज किया गया है और इस यूटिलाइज का पैटर्न क्या है, आगे हम उसको डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। छात्रों, इंडिया का जो एरिया है वह 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। इस लैंड को विभिन्न पर्पसों के लिए यूटिलाइज किया गया है। तो लैंड यूटिलाइजेशन को तुम्हारी पुस्तक में बहुत ही बढ़िया से 5 बिंदुओं के द्वारा, 5 पॉइंट्स के द्वारा विस्तृत रूप से समझा दिया गया है। उसको मैं अभी संक्षिप्त में उसको पढ़ के और उसको संक्षिप्त में मैं पहले उसको बचाता हूँ। फिर जब आगे बढ़ाते हुए जब हम पैटर्न समझाने की कोशिश करेंगे तब उसको डिटेल में हम 2 डायग्राम के माध्यम से आगे फिर बताएंगे। पहले देखो, जो पूरा 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, उस एरिया पर में कुछ का यूटिलाइज फॉरेस्ट के रूप में होता है। फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है तुम्हें मालूम है? यह कहने की जरूरत नहीं है, पीछे भी के लेक्चर में भी मैंने फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंस पर चर्चा की थी। तो फॉरेस्ट है। दूसरा पॉइंट है कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। जमीन है, लैंड है, लेकिन उसका अदर देन एग्रीकल्चरल यूज है। जैसे कुछ बैरन एंड वेस्टलैंड है
जिस पर हम एग्रीकल्चर नहीं करते हैं। कुछ और भी जमीन है, लैंड है, जिस पर हम एग्रीकल्चर नहीं करते हैं। वे कौन सा है? जैसे सेटलमेंट का एरिया है, तुम्हारा घर बना हुआ है, उस पर तो एग्रीकल्चर नहीं होगा। और क्या है? रोड्स है, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड हुई है, उस पर खेती नहीं की जा सकती है। और तीसरा है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड। और फॉलो लैंड के अतिरिक्त भी कुछ जमीन ऐसी है जिस पर खेती नहीं की जाती है। वह कौन कौन सा एरिया है? वह एरिया है परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। परमानेंटली, अस्थायी रूप से उस पर क्या करते हैं? चारागाह के लिए छोड़ दिया गया है, उस पर पशुचारण का काम होता है। उसी का दूसरा हिस्सा है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज ग्रोव्स। उसमें है नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया, उसमें नेट सोन एरिया शामिल नहीं है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जो 4 साल 5 साल के बाद उस पर खेती करते हैं। उसको क्या करते हैं? खेती के यूज में एक बार हम उस पर फसल लगा देते हैं, 4-5 साल वैसे ही वह पड़ी रहती है। और तीसरा है, उसी का जो थर्ड पार्ट है अदर देन अनकल्टिवेटेड लैंड का, वह है कल्चरेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड मोर देन 5 years। कहता मोर देन, कुछ ऐसी भी वेस्टलैंड है, कुछ ऐसे भी लैंड है जो 5 साल या 5 साल के अधिक सालों तक उसको यूं ही छोड़ देते हैं, इसके बाद कभी उस पर कोई फसल लगा लेते हैं। तो इस प्रकार क्या है, जो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है जिसका हम यूटिलाइज करते हैं। अब है फॉलो लैंड। फॉलो लैंड को भी 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहला है करंट फॉलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 year और लेस देन 1 year एग्रीकल्चरल ईयर। कहते हैं जो करंट फॉलो है उस लैंड को क्या किया गया है, जिसको 1 साल या 1 साल एग्रीकल्चरल ईयर, एक नया शब्द इसमें तुम लोगों के लिए आ गया, एग्रीकल्चरल ईयर। देखो बच्चों, यदि जिस हम एक हिंदी का महीना और अंग्रेजी का, या तुम जानते ही हो, हिंदी के महीना में जो चैत का महीना है, चैत बैसाख जेठ अखाड़ सावन भादो आश्विन कार्तिक गगन पूस, फिर माघ फागुन, फिर चैत, तो इस तरह से 12 महीने होते हैं। तो जो हम फसल लगाते हैं हिंदी महीना के अनुसार, माने चैत से शुरू करते हैं और उधर जनवरी फरवरी से शुरू करते हैं। तो एक एग्रीकल्चर ईयर में जो हम फसल लगाते हैं, पहली फसल जो मान लीजिए हमने लगाया चैत मास में शुरू करते हैं, तो अगला चैत मास आने से पहले, या रबी का हम क्रॉप लगाते हैं या खरीफ रबी का लगाते हैं, तो दूसरी बार रबी आने से पहले का जो 1 साल हुआ वह एक एग्रीकल्चर ईयर कहलाएगा। तो इसमें यह लिखा हुआ है करंट फॉलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। और तीसरी चीज और दूसरा इसमें पॉइंट है अदर देन करंट फॉलो, जिसका क्या कहा है 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 to 5 years। और जो दूसरा इसका हिस्सा है वह कहता है 1 से लेके 5 साल के बीच उसको हम कल्टीवेशन का काम नहीं लेते हैं। और जो लास्ट है वह है नेट सोन एरिया। देखो यहाँ हम एक चीज़ क्लियर कर देना चाहेंगे, एक है नेट सोन एरिया और दूसरा है ग्रॉस एरिया। यह दोनों कभी कभी ऐसे भी नेट सोन एरिया ग्रॉस एरिया का डिफिनीशन पूछता है। नेट सोन एरिया का मतलब हुआ एग्रीकल्चरल ईयर, तुमको अभी समझ में बात आ गई कि एक फसल चाहे वह खरीफ हो और रबी हो, अगली रबी या खरीफ तक का जो समय होता है उसको हम एक एग्रीकल्चर ईयर कहेंगे। उस ईयर में जो पहली बार जब किसान फसल लगाना शुरू करता है, तो जो पहली फसल लगाता है
वह कहलाता है, जो पहली फसल लगाता है तो पहली फसल लगाने का जो एरिया होगा वह एरिया कहलाता है नेट सोन एरिया। और उसी एरिया पर किसान यदि दूसरी तीसरी चौथी फसल लगाता है, और तो जो दूसरी फसल लगाया उसका एरिया, तीसरी फसल लगाया उसी एरिया पर, चाहे जितनी एरिया पर वह एरिया, सबको जो ऐड कर लेते हैं, और प्लस जो नेट सोन एरिया होता है जो पहली फसल लगाया वह एरिया, और इसके बाद का एरिया, सभी को यदि हम ऐड कर लेते हैं तो वह कहलाता है हमारा ग्रॉस एरिया। तो यह जो हमारा नेट सोन एरिया है, तो नेट सोन एरिया क्या है? एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज द ग्रॉस एरिया। यानी ग्रॉस एरिया किसको कहेंगे? नेट सोन एरिया प्लस दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार जितनी भी एरिया में फसल लगाया सबको ऐड करने के बाद जो एरिया हमारा बनता है वह एरिया कहलाता है ग्रॉस एरिया।